नीट में फेल होने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा गलत करने की जरूरत नहीं है। बस जो आप ऑलरेडी कर रहे हो वो कंटिन्यू रखो और आपका सिलेक्शन कभी नहीं होने वाला। अब आप बोलोगे सर हमेशा ही डराते हैं। भाई मैं फैक्ट बताता हूं, मैं रियलिटी बताता हूं, क्योंकि केवल 50,000 बच्चे आप जब एग्जाम लिखोगे तो उनको जीएमसी सीट, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी, और मे बी अनदर 50,000 को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए आउट ऑफ 25 लाख। मतलब 25 लाख बच्चों में से केवल 1 लाख बच्चों को ही एमबीबीएस की सीट मिल पाती है हर साल, और ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं बच्चों कि मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो पढ़ते नहीं। पढ़ाई तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो रोज जाने अनजाने में कई सारी गलतियां कर बैठते हैं। शुरू में सब जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे ये चैप्टर बाद में कर लूंगा, पहले नोट्स बना लेता हूं, पीवाईक्यू बाद में कर लूंगा, न्यूमेरिकल बाद में सॉल्व कर लूंगा, आज क्रिकेट खेल लेता हूं, आज बहुत मन कर रहा है, कल से सीरियस हो जाऊंगा। और बिना रियलाइज किए आप इन सारी मिस्टेक्स को अपने डेली हैबिट बना लेते हो। और ये मिस्टेक्स इतनी नॉर्मल लगती हैं, मतलब आपको कभी फील भी नहीं होगा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स बताने वाला हूं बच्चों, जो ऑलमोस्ट हर नीट तैयारी करने वाला बच्चा 11th क्लास में करता ही करता है और अननोइंगली अपने सिलेक्शन से काफी दूर चला जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और कोई भी चीज आप प्रण लेते हो ना, तो उस प्रण को आप फॉलो करने की कोशिश करते हो। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में नाम के आगे डॉक्टर और नो मोर मिस्टेक्स ये अपने हैशटैग में डाल दो। तब हम चलते हैं अपने पहले मिस्टेक की तरफ बच्चों। पहला जो मिस्टेक है ना बच्चों, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने भी वो मिस्टेक किया था। मैं उसको बोलता हूँ बैकलॉग ट्रैप। होता क्या है, 10th में जब आप तैयारी करते हो, उसकी तैयारी का बहुत सारे बच्चों का अपना अपना तरीका होता है। मेरा तरीका ये था कि मैं 10th में लास्ट में जाके तैयारी करी थी और मेरे नंबर आ गए थे। तो मेरा रियलाइजेशन था कि 11th 12th में भी ऐसे ही कर लूंगा, लास्ट में तैयारी करूंगा और मेरे नंबर आ जाएंगे। तो अपने आप को इंटेलिजेंट तो मैं समझता ही था। तो ऐसी गलती मैंने करी कि भाई अप्रैल से जुलाई अगस्त तक ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ ईजी लिया। कोचिंग में जो चीजें चल रही थी वो भी बहुत हल्का था, स्कूल की चीजें थी वो भी बहुत लोड नहीं था। अचानक से मिड सेम आ गया। अब मिड सेम में मेरी हालत खराब हो गई, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे लगा यार ये कैसे हो गया। मैंने तैयारी करने की कोशिश करी, मैंने पन्ने पलटे, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। क्योंकि अचानक से 10th से 11th में जब जाते हो तो चीजों का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप लास्ट में सोचोगे कि मैं सब कुछ कर लूंगा, वैसा होता नहीं है, क्योंकि आपको हर रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। और ये गलती मैक्सिमम बच्चे करते हैं। और इसीलिए आप YouTube पे जाओगे और बैकलॉग लिखोगे तो इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इतने सारे लोग उस समय बैकलॉग का वीडियो बना रहे होते हैं, आप देख भी रहे होते हो। क्योंकि ऐसी गलती हर साल बच्चा करता है और लास्ट तक आते आते इतना ज्यादा बैकलॉग हो जाता है। और बैकलॉग केवल सिलेबस पेंडिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेबस छूटा हुआ है। बैकलॉग से स्ट्रेस आता है, गिल्ट आता है, और उन सब से मिलकर एक पैनिक बटन दब जाता है कि भाई अब मेरा कुछ नहीं हो रहा। मैं सच बताऊं तो 11th के अंत तक आते आते बहुत सारे बच्चे इस पैनिक, स्ट्रेस की वजह से तैयारी करना ही छोड़ देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चों में से, मतलब दिसंबर तक आते आते, नवंबर दिसंबर तक आते आते 10-11 लाख बच्चे तो तैयारी सोच ही नहीं रहे होते। मतलब केवल 10-12 लाख ही बच्चे बच जाते हैं जो अभी भी जुटे होते हैं कि आगे बढ़ते रहना। ठीक है, तो तुम जो आज पढ़ाई कर रहे हो ना, और हर दूसरे तीसरे दिन में आप उसको किसी तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो 2-3 दिन में ही दिमाग से सारी चीज निकल जाती है। मतलब मेमोरी ऐसी वर्क करता है भाई, आपको बार बार रिटेन करने के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ता है। 10th में क्या होता था, 10th में आप रट्टा मार के भी लास्ट मोमेंट पे तैयारी कर लेते, वॉल्यूम बहुत कम होता है, इसलिए नंबर आ जाते थे। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं होता। और इसीलिए जो आज मैं अभी बताऊंगा, बैकलॉग को हटाने का जो तरीका होता है वो कंसिस्टेंसी होता है। मतलब आप 1 घंटा अपने दिन का ब्लॉक कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो अंकल की शादी हो, चाहे वो भाई की शादी हो, दीदी की शादी हो, चाहे घर में कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी आ जाए, वो 1 घंटा जो ब्लॉक है ना, उसमें आप रिवीजन के लिए ब्लॉक रखो। वो रिवाइज करोगे ही करोगे, जो भी आपने पहले पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करते रहोगे, भले ही आप थके हुए हो, आपको हर रोज वो रिवाइज करना है। मैं इसको बोलता हूं कंसिस्टेंसी जो है ना, 11th 12th में जेई या नीट की तैयारी के लिए, आप लोग नीट की तैयारी करें तो कंसिस्टेंसी इज मच 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 ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चों को अपना पूरा 11th 12th बर्बाद करते हुए देखा है, लेकिन जो बच्चे कंसिस्टेंट रहते हैं, शायद ही कोई बच्चा उसमें से खराब होता है। हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी दोनों अलग अलग चीजें। कंसिस्टेंसी का मतलब है अगर आपने जो टाइम डिफाइन किया है तैयारी का, वो आप हर रोज बिना थके हर रोज आप वो कर रहे हो और हर रोज उसको रिपीट कर रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। चाहे कुछ भी आ जाए, आप कंसिस्टेंट हो, एंड देयरफॉर कंसिस्टेंसी इज मच 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 ग्रेटर देन इंटेलिजेंस। और यही तरीका है आपके बैकलॉग को हटाने का। अब चलते हैं मिस्टेक नंबर 2 पे। तो रीडिंग वर्सेस डूइंग। आज की तारीख में वो पैसिव तैयारी वर्सेस कुछ करना। पैसिव तैयारी का मतलब क्या होता है, यूट्यूब पे आपने कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करी होगी, या कोई ना कोई आपने सेकेंडरी कोर्स के लिए कोई ना कोई आप वीडियो लेक्चर्स वाली सीरीज ज्वाइन करी होगी। नाउ
बच्चे गलती क्या करते हैं। मेरे समय गलती, उस समय यूट्यूब नहीं था, तो मैं रीड करता था, मुझे लगता था सब कुछ समझ में आ गया और मैं उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करता था। आज की तारीख में बच्चे उसको रीडिंग की जगह यूट्यूब का वीडियो या कोई वीडियो देख लेते हैं और उनको लगता है सब कुछ समझ में आ गया, क्योंकि जब मास्टर पढ़ा रहा होता है तो सब कुछ हल्का ही लगता है, सब कुछ समझ में आ रहा होता है। लेकिन बच्चों ऐसा होता नहीं है। जब तक आपको पढ़ाई हुई चीज पे आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करते हो एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में, तब तक आपको समझ में आई हुई चीज आपको अप्लाई करना नहीं आता। और जब तक अप्लाई नहीं करना आता है तब तक आप एग्जाम में जाओगे, आपको लगेगा यार ये कैसे आ गया, ये कैसे सॉल्व होगा, और फिर बैठने की आदत भी डेवलप नहीं होती। जो भी चीज पढ़ी उसके बाद आपने उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व किया उसी दिन, तो आपको बैठने की हैबिट होगी, क्वेश्चन को रीड करने की हैबिट होगी और उसके बाद उसको अप्लाई करने की हैबिट होगी। ये सब कुछ एक साथ आप सीख रहे होते। क्या? क्वेश्चन को रीड करना, 1 घंटे या 2 घंटे बैठना कंसंट्रेशन बना के, और फिर जो भी आपने समझा है, जो भी आपने पढ़ा है, उसको अप्लाई करना। एंड देयरफॉर आपको कुछ इस तरीके का रूल बनाना चाहिए कि भाई 30% टाइम आप लर्निंग वीडियो या बाकी जो रीडिंग का टाइम है वो 30% होना चाहिए, बट 60-70% टाइम आपको सेल्फ स्टडी, क्वेश्चन सॉल्विंग, रिकॉल, इन सब पे लगाना चाहिए। मतलब आप कंसिस्टेंट थे पहले और फिर आप डेली आपने एक हैबिट बनाया हुआ है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, तो आपको इससे रिवाइज भी होगा, बैठने की आदत भी डलेगी और कंसिस्टेंटली आप आगे बढ़ते चले जाओगे बाय रिटेनिंग लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सुन रहे हो, देख रहे हो या पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये आपका मिस्टेक नंबर 2 है कि केवल रीड नहीं करना है, केवल वीडियो नहीं देखना है, बट उसके साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही करना है। नाउ मिस्टेक नंबर 3, बहुत सारी किताबें खरीद लेना और टफ किताबों को सॉल्व करना। नाउ मेरे साथ तो बहुत हुआ था। मैं जब तैयारी करने बैठा तो सबसे पहले अपने भैया दीदी से जाके पूछा कि भाई ये बताओ सबसे डिफिकल्ट बुक कौन सी है आईआईटी की तैयारी करने के लिए चाहिए। मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो भाई उस समय क्या बताया भैया ने, उस समय एरोडोव बहुत टफ हुआ करती थी, क्रोटोव बहुत टफ हुआ करता था, और मैं दोनों किताब लेके बैठ गया और एक क्वेश्चन सॉल्व करता था एरोडोव का या क्रोटोव का, और अपने कॉलर को बिल्कुल ऐसे ऊंचा करके मैं चलने लग जाता था। एक सवाल कर लिया मैंने एरोडोव का, अब तो मेरा आईआईटी हो ही रहा है पक्का। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मैं कॉलर तो पहले नीचे कर लूं भाई, ठीक है। ये गलती मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप एक टफ प्रॉब्लम या टफ किताब से प्रॉब्लम सॉल्व कर लो तो आपका सिलेक्शन पक्का है, और नीट में तो बिल्कुल ही नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने पिछले वीडियो में अगर नहीं देखा तो प्लीज उसको देखो कि बेस्ट बुक्स क्या है। आपको कुछ किताबें करनी है, एनसीईआरटी उनमें से एक किताब है, स्पेशली केमिस्ट्री और बायो के लिए एनसीईआरटी तो करना ही करना है। और एनसीईआरटी के साथ साथ जो आपके कोचिंग का मॉड्यूल है उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि कोचिंग का मॉड्यूल जो है वो एनसीईआरटी के बेसिस पे बना होता है और वो आपके जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं वो उसके बेसिस पे बना होता है। और इसीलिए एनसीईआरटी थ्योरी के लिए, क्लास के जो नोट्स हैं या क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो आपके रिवीजन के लिए, और उसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल की किताब। यहाँ पे एनालॉजी तो मैं ये लूंगा बच्चों कि कभी भी एक बहुत लंबी अगर इमारत बनानी है, बहुत लंबा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो आप उसका फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तब आप ऊंची बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो। और फाउंडेशन कहां से आता है? एनसीईआरटी और आपके मॉड्यूल्स में जो आपका बेसिक एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करते चलो। बहुत सारी किताबें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और डिफिकल्ट किताबों से तो दूर ही रहो। डिफिकल्ट किताब अगर एक सवाल नहीं हुआ तो आपको डरा देगा, आपको भगा देगा और आपको कंसिस्टेंट नहीं रहने देगा। तो कंसिस्टेंट पहला सॉल्यूशन था। दूसरा है वो जो फिक्स्ड आवर्स हैं वो आपको फिक्स्ड आवर्स रखने हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। एंड थर्ड वन इज कि आपको डिफिकल्ट किताबों से दूर रहना, कम किताबें करनी है, और जो किताबें करनी है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। इससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। मिस्टेक नंबर 4, ये मिस्टेक जो है ये बाद में आता है। ये कब आता है? जब आपका बैकलॉग बन चुका है, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, तो आपके दिमाग में केवल एक ही चीज समझ में आती है आपको कि भाई वो सारे वीडियोस देखे जो मोटिवेट कर रहे हैं मुझे। मतलब एक्चुअली अच्छी बात है, मोटिवेशन के लिए वीडियो देखना चाहिए, बट आप केवल उन्हीं वीडियोस पे जाते हो। और एक्चुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय अगर आप वीडियोस देखोगे तो एकेडमिक वीडियो पे कम बच्चे बैठे होते हैं यूट्यूब पे, और मोटिवेशन वाले, इंफॉर्मेशन वाले, ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से वो हो जाएगा, ऐसे वीडियोस भर भर के बच्चे देखते हैं। यार देखो, मोटिवेशन ना एक्सटर्नल कभी होना नहीं चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मोटिवेशन के वीडियोस अच्छे होते हैं, जरूर फॉलो करना चाहिए, बट मोटिवेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। जब तक आप अंदर से, आपके अंदर कोई एक फोर्स जो आपको पुश नहीं कर रहा होता है कि भाई मेरे को करना ही है, कुछ भी करके करना है। और आपने कई बार तो मैं ऐसे अपने दीवार के सामने लिख दिया था कि मैं आईआईटी जा रहा हूं, और जब भी मैं वो देखता था ना तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जग जाता था। और मैं बच्चों को भी यही बोलता हूं कि एज लेम एज कि अपने दीवार के सामने चिपका लो, डॉक्टर दिस,
जब भी आप देखोगे आपके अंदर गिल्ट आएगा जब आप तैयारी नहीं कर रहे होगे। और ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको अंदर से मोटिवेट करती है, डेली मोटिवेट करती हैं, और आपको उस दिन का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि मैं आप जाके केवल मोटिवेशन वीडियो या इंफॉर्मेशन वीडियो देखूं। आई पर्सनली बिलीव एक्सटर्नल मोटिवेशन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है इंटरनल मोटिवेशन। उसको जगाओ, उसके तरीके ढूंढो और वो हर रोज बिल्ड करो अपने अंदर, क्योंकि आप केवल अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस को भी ट्रेन कर रहे हो। क्योंकि एग्जाम वाले दिन ना इतना प्रेशर होता है, इतना स्ट्रेस होता है, उस दिन आपका कॉन्शियस ब्रेन काम नहीं करता है, उस दिन आपका सबकॉन्शियस ब्रेन काम करता है। और उसको ट्रेन करने के लिए आपको इंटरनल मोटिवेशन की जरूरत है, जो हर रोज बिल्ड होती है, कोई एक वीडियो देख के नहीं बिल्ड होती है। तो बच्चों चलते हैं आखिरी मिस्टेक की तरफ। यहाँ पे ये वाली जो चीज होती है ना, ये काफी अननोइंगली हो जाती है। हम हर टीचर के पास ना एक उम्मीद से जाते हैं कि भाई इस टीचर की बात फॉलो करनी है। तो आप जाते हो लेट्स से टीचर ए के पास, फिर आप उसकी बातें सुनते हो, फिर उससे नोट्स बनाते हो और फिर आप उसको फॉलो करने लग जाते हो। वो होता नहीं है, क्योंकि आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप बहुत सारी किताबें कर रहे हो। तो हो सकता है आपसे 1-2 महीने के बाद वो चीजें नहीं हुई, फिर आप टीचर बी के पास जाते हो, आप उसकी चीजें सुनते हो, फिर आप वो फॉलो करने लग जाते हो। फिर इसी तरीके से YouTube पे तो आजकल भतेर ज्ञान है, भतेर मतलब ज्ञान की कमी नहीं है YouTube पे। तो आपको एक टीचर, दूसरा टीचर, जो आपको लगता है ना ये बड़ा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ये देख लेता हूँ, फिर आप वो देखने लग जाते हो। और एट द एंड आपके इतना कुछ ज्ञान के लिए होता है, आपको समझ में नहीं आता आप अप्लाई क्या करो। एंड इसीलिए एक मेंटर को फॉलो करो। टीचर आप सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करो, बट एक मेंटर आपकी लाइफ में होना चाहिए जिसको आप अंततः फॉलो करो। कोई भी मेंटर हो, कोई भी चलेगा, बट उसकी बातें जो उसने बोली हैं कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जिससे एक मेंटर की बात फॉलो कर रहे होते हो तो उसकी बात लग जाती है आपको, और फिर वो आप कंसिस्टेंटली जब फॉलो करते हो तो ऑलमोस्ट एक किताब की तरह की किताब आपने जब सॉल्व करना शुरू किया और अंत तक किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उसी तरीके से एक मेंटर की बातें जब आप अंत तक फॉलो करते हो तो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो मेंटर को बार बार मत बदलो। टीचर हो सकता है टॉपिक के लिए एक टीचर अच्छा है, दूसरे टॉपिक के लिए दूसरा, वो भी नहीं करना चाहिए। मल्टीपल टीचर्स नहीं रखने चाहिए, सिंगुलर टीचर। बॉटनी अगर है तो बॉटनी के लिए एक सर मैम, जूलॉजी के लिए एक सर एक मैम, ठीक है। इस तरीके से फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में 2-3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मे भी उसके लिए अलग अलग टीचर्स रख सकते हो। बट बार बार टीचर जब चेंज करते हो एक ही टॉपिक के लिए, एक ही कॉन्सेप्ट के लिए, तो फिर उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो नहीं करना है। तो मल्टीपल टीचर्स नहीं रखने, मल्टीपल मेंटर्स नहीं रखने, और ये मिस्टेक नहीं दोहराना। ये पहले दिन से अनजाने में मिस्टेक हो जाता है और बाद में आप उसको ठीक नहीं कर पाते। सो अगर बच्चों ये 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो पहले दिनों से अपनी तैयारी में, तो डेफिनेटली आप उन लाखों बच्चों से आगे बढ़ जाओगे अपनी तैयारी में, एंड इट विल गिव यू अ अनड्यू एडवांटेज। तो इन वीडियोस को जो मैं बना रहा हूं, जिसमें बहुत सारे अर्ली मिस्टेक्स हैं जब आप बच्चे 10th से 11th में जा रहे होते हैं, अगर इनको आप शिद्दत से फॉलो करोगे, ट्रस्ट मी, इन 2 सालों में मैं ऐसे कंसिस्टेंटली वीडियोस बनाता रहूंगा जिससे कि आपको आपकी तैयारी में कब कब कौन से मिस्टेक्स होते हैं, कब कब कौन सी चीज की जरूरत होती है, वो सब मैं बताता चलूंगा, एंड इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर प्रिपरेशन। अंत में मैं यही बोलूंगा बच्चों, 11 टफ इसलिए नहीं होता क्योंकि कॉन्सेप्ट्स इंपॉसिबल है, टफ इसलिए क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। और अगर तुम कंसिस्टेंट हो, बैकलॉग अवॉइड करते हो, एक प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो तुम ऑलरेडी ना 90% बच्चों से आगे हो। तो बच्चों, अगर तुम जेन्युइनली कमिट कर रहे हो कि ये मिस्टेक्स अवॉइड करोगे, तो कमेंट में लिखो कंसिस्टेंट। अगर नो मोर मिस्टेक्स लिखा तो चलेगा, और कंसिस्टेंट एक साथ में लिख दो, कंसिस्टेंट। मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मतलब मैं कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं फॉलो करने वाला हूं। और अगर तुम इसी तरीके से प्रैक्टिकल नो बीएस गाइडेंस चाहिए ना, तो सब्सक्राइब करो, और आगे वीडियोस में इसी तरीके से मैं बहुत सारी चीजें बताता रहूंगा। चलो बच्चों, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।